हाँ सर। सिग्नल आ रहा है? तो अब खूब इत्मीनान से बैठिए, मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट समझाऊंगा, एक छोटा सा पॉइंट और छोटी सी बात बताऊंगा, उसको एकदम क्लियर कर लीजिए। उससे संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं वो आप कर लेंगे, ठीक है ना, बड़े आराम से। देखिए, अगर कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मान लीजिए ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, खूब गौर से देखिए, मान लीजिए ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, मान लीजिए ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, और जैसा कि मैंने फिगर में दिखाया है, इस केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ जा रही हैं? कहाँ जा रही हैं? बोलिए, कहाँ जा रही हैं? बोर्ड के अंदर, इनवर्ड्स जा रही हैं। अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में, अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज Q है, अगर v स्पीड से इसके अंदर इंटर करता है परपेंडिकुलरली, तो उसका पाथ क्या होगा, किस पाथ पे वो मोशन करेगा, ये सब बात हम डिस्कस कर रहे हैं। यस सर। ठीक है ना, बहुत सिंपल चीज़ है, खूब गौर से देखिए। यहाँ पे इस रीजन में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी इंटेंसिटी है v, और इसमें एक चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज Q है, v स्पीड से परपेंडिकुलरली इंटर करता है, परपेंडिकुलरली इंटर करता है। तो ऐसे केस में इस चार्ज पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी क्या होगी, यानी किस पाथ पे ये मूव करेगा, मैं ये आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक, तो खूब अच्छे से देखिए, अगर ये v स्पीड से इसके अंदर इंटर करता है परपेंडिकुलरली, तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा जैसे ही वो इंटर किया, Q इंटू वी क्रॉस बी, पहले बता चुके हैं। अच्छा, एक बात और हम बताना भूल गए थे, अभी मैं आपको बता दूं, लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स क्या होता है? लॉरेंज फोर्स क्या होता है? मैग्नेटिक फोर्स प्लस इलेक्ट्रिकल फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स का सम। किसी पार्टिकल पे लगने वाले कुल इलेक्ट्रिकल फोर्स और कुल मैग्नेटिक फोर्स के सम को ही हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं। ठीक है ना? अगर कोई पार्टिकल Q चार्ज की है और v स्पीड से मूव कर रही है, तो उस पे लगने वाला इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा E इंटू ई। अगर कोई रीजन है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B है, और कोई पार्टिकल Q चार्ज की v स्पीड से मूव कर रही है, तो उस पे लगने वाला इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा Q इंटू ई, और मैग्नेटिक फोर्स होगा Q इंटू वी क्रॉस बी। ठीक है ना? इन दोनों का सम जो होगा उसी को हम कहेंगे लॉरेंज फोर्स। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है, एकदम क्लियर है। अगर लॉरेंज फोर्स पूछ लिया, निकाल लेंगे, देखिए बेटा, एकदम हो जाएगा, एकदम साफ है। ऐसा मान के चलिए कि इस बार आपका फाइनल है, उसके बाद इसको एक बार देखिएगा, एकदम आपको एकदम याद हो जाएगा। ठीक है ना? और उसके अलावा कुछ मत करिए, क्वेश्चन जितना होता लगा दीजिए। ठीक है? यस सर। और हम भी लगवाएंगे ही। यस। तो अब आप देखिए, ये v से अगर इंटर करती है, तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा? Q इंटू वी क्रॉस बी, और उसका डायरेक्शन क्या होगा? v ऐसे है और b हमने दिखाया बोर्ड के अंदर है, तो v क्रॉस b कैसे होगा? ऐसे, यानी फोर्स इधर लगेगा, यानी फोर्स ऊपर लगेगा। v ऐसे है और b नीचे है, और चार्ज पार्टिकल को हमने पॉजिटिव माना, तो v क्रॉस b क्या होगा? फोर्स इधर लगेगा। और हम जानते हैं कि जब भी किसी पार्टिकल पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई फोर्स लगता है और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बाई बी चे, समझे? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, Q कांस्टेंट है, और स्पीड भी कांस्टेंट रहेगी क्योंकि फोर्स जो लग रहा है v के परपेंडिकुलर लग रहा है, तो कोई वर्क नहीं करेगा, तो ये स्पीड जो होगी, ये वेलोसिटी भले चेंज करेगी लेकिन स्पीड जो होगी वो कांस्टेंट रहेगी। बात समझ में आ गई? तो फोर्स जो लगेगा वो क्या लगेगा? Q v b। ठीक है ना? और इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का फोर्स लगेगा, तो ये पार्टिकल कौन सा मोशन करेगी? सर्कुलर मोशन। ठीक है ना? सर्कुलर मोशन। और हम क्लास 11 के कॉन्सेप्ट से जानते हैं कि सर्कुलर पाथ पे किसी बॉडी को मूव करने के लिए एक फोर्स की ज़रूरत होती है जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ठीक है ना? इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा? कौन देगा बताइए? इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स देगा ये मैग्नेटिक फोर्स, ये मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ बेटा? तो अब आपके बोर्ड में या आपके इधर उधर सवाल किस तरह से पूछता है, बोलता है कि एक चार्ज पार्टिकल है, चार्ज दे देगा, बोलेगा इस स्पीड से मूव कर रही है,
और एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिसकी इंटेंसिटी ये है में इंटर करता है, परपेंडिकुलरली इंटर करता है। फिर बोलता है बताइए उस सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या होगा जो जिस पे वो मूव करेगी। पहले तो पूछेगा उसकी ट्रेजेक्टरी क्या होगी, तो बता देगा सर्कुलर होगी, ठीक है ना। अगर परपेंडिकुलरली इंटर करता है तो, अगर किसी एंगल पे इंटर करेगा तो परपेंडिकुलरली नहीं होगी, हेलिकल पाथ होगा। वो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, वो अभी आपको हम बताने जा रहे हैं, ठीक है बेटा। क्लियर, एकदम साफ है, कोई बट नहीं है। तो अब आप देखिए नेक्स्ट चीज देखिए कि ये QVB क्या होगा, mv²/r। ये मैग्नेटिक फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स देगा सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए। तो आपसे क्वेश्चन किस तरह का पूछता है, पहले पूछा किस तरह का पाथ होगा तो आप बोलिएगा सर्कुलर, फिर बोलेगा उस सर्किल का रेडियस क्या होगा, तो रेडियस ऐसे निकल जाएगा QVB = mv²/r से। फिर पूछेगा उस पार्टिकल का टाइम पीरियड क्या होगा, यानी कितने समय में ये पूरा चक्कर मारेगी सर्कुलर पाथ पे, तो टाइम पीरियड भी निकाल के दिखा देते हैं। फिर आपसे पूछेगा क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन होगा, जो टाइम पीरियड निकलेगा उसका 1/t फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन होगा। कौन सी बड़ी बात है यार, कोई बड़ी बात है? बोलो भाई। नहीं सर। ठीक है, तो अब आप देखिए इसमें से आप VV काट देंगे और VV काटने के बाद रेडियस क्या आ जाएगा, mv/qb। इसका मतलब है कि जिस रेडियस पे वो मूव करेगी वो mv/qb है। मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल आपको दिया होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बोल देगा तो आपको खुद ही पता होगा, और नहीं तो चार्ज पार्टिकल बोल देगा तो आपको चार्ज मास देगा, ठीक है ना। अननोन चार्ज पार्टिकल देगा तो मास देगा। जिस स्पीड से इंटर कर रहा है वो आपको स्पीड पता है, ठीक है ना। चार्ज पता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वो पता है, तो रेडियस ऑफ द पाथ आपको पता चल जाएगा। निकाल लेंगे इस तरह के सवाल। इस तरह के सवाल में एकदम कंफर्टेबल है, 100% कंफर्टेबल है ना। अंदर से आवाज नहीं आ रही है, अंदर से आवाज आ रही है। एकदम आए कि हाँ पर बूमिंग है कि ये मुझे आ रहा है, ठीक है ना। 5% बैटरी बची है। चलिए इतना हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद देखिए R = mv/qb हो रहा है ना, बन रहा है ना, चल रहा है। हाँ चल रहा, ठीक है, इतना हो जाने दीजिए, इसके बाद कर देंगे। R = mv/qb। इधर देखो बेटा, इधर देखिए। फिर उसके बाद अगर टाइम पीरियड पूछेगा तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 πr/v। ये टाइम पीरियड हो जाएगा, ठीक। टाइम पीरियड 2 πr/v। तो उसके बाद जब इसमें आप पुट करेंगे r की वैल्यू तो ये हो जाएगा 2 πm/qb। ये टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन हो जाएगा। कोई दिक्कत है बेटा? नो सर। आप इस फॉर्मूले से देख रहे हैं कि टाइम पीरियड किस फैक्टर पर डिपेंड नहीं कर रहा है। टाइम पीरियड किस फैक्टर पर डिपेंड नहीं कर रहा है, बताइए जरा इस फॉर्मूले से बताइए। स्पीड पर, स्पीड पर। जिस स्पीड से इंटर कर रही है उस स्पीड पर टाइम पीरियड डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है ना। यही बात आप साइक्लोट्रॉन में देखते हैं, ज्यादा स्पीड से रेडियस बढ़ जाएगा, ज्यादा स्पीड से रेडियस बढ़ जाएगा लेकिन टाइम पीरियड नहीं बढ़ेगा। टाइम पीरियड तभी बढ़ेगा जब मास या चार्ज या बी चेंज हो। और इसीलिए मैंने साइक्लोट्रॉन में समझाया था आपको साइक्लोट्रॉन पढ़ाते समय कि भले उसकी स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ने से रेडियस बढ़ जाएगा 1d में, लेकिन टाइम उतना ही लगेगा लौट के आने में। और उसी हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड को आगे पीछे किए रहते, आप नहीं आए थे कल, अभी साइक्लोट्रॉन पढ़ाएंगे तो समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए आगे पीछे हम उसी हिसाब से करते हैं और एक्सेलरेट कंसिस्टेंटली होता जाता है। और यही वो रीज़न है कि मैंने आपको बताया था, देखिए इधर मैंने बताया था कि एक लिमिट से ज़्यादा साइक्लोट्रॉन में हम एक्सेलरेट नहीं कर सकते पार्टिकल्स को। क्यों? क्योंकि एक लिमिट से ज़्यादा हम स्पीड देंगे तो आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार हमारा मास ही चेंज हो जाएगा, और मास चेंज होगा तो क्या चेंज होगा, क्या चेंज होगा, टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड चेंज होगा तो क्या होगा, पार्टिकल आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगी। मतलब अभी पहुंचे कि स्पीड तेज करो, पता लगा कि स्पीड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो गया। साइक्लोट्रॉन पढ़ाएंगे तो ये सब बात एकदम साफ हो जाएगी। एक बार हल्का फुल्का आपको आइडिया है तो मैं इसी से इसको आपको प्रेशर मार दे रहा हूँ आप लोग को, ठीक है ना। क्लियर है? अच्छा भैया, अब ये टाइम पीरियड हो गया। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन पूछ दिया तो 1 टाइम पीरियड, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ तक की बात एकदम साफ है, यहाँ तक की बात में कोई इम्पोर्ट नहीं है। अब मैं वैल्यू पुट करके डाटा पुट करके 5 हो जाएगा पूरा 5% में। उस ये हो जान लीजिए, बीच में कट करने से क्या पूरा हो जाना चाहिए, भी है इसमें बातें हेलिक्स विलिक्स बताना है, ठीक है। तो अब इस 5% में हो जाएगा।
तो इतना करके अब मैं डाटा पुट करके क्या सवाल नहीं दूंगा, ये पूरा सवाल ले लीजिए। इतना आपको मैं इकट्ठे लगाऊंगा, इकट्ठे जितना आप लगा पाएंगे उतना लगाऊंगा। मैं जितना सेटिंग होगा मैं नहीं रुकूंगा, चलती आइए, सवाल लाते हैं। इतनी बात समझ गए अच्छे से। अब नेक्स्ट बात देखिए, खूब गौर से देखिए, अगली बात मैं आपको बता रहा हूं, खूब अच्छे से समझिए। अच्छी बात, अगली बात ये है बेटा कि ये तो वो केस था जब चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड के, जब चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड के, इसके बाद बंद कर दिया जाए पूरा हेलिक्स बता के। ये तो वो केस था जब चार्ज पार्टिकल, तो देखिए ये तो वो केस था चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली इंटर करती है। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली नहीं इंटर करती है, किसी एंगल पे इंटर करती है, तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो उसका पाथ कैसा होगा? तब उसका पाथ ऐसे होगा, आप देखिए, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ये है, और चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली नहीं किसी एंगल थीटा पे इंटर करती है, मान लीजिए ऐसे इंटर कर रही है, ठीक है ना? तो उसकी स्पीड को दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। एक कंपोनेंट क्या होगा? v cos थीटा, जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा। यस सर। इस कंपोनेंट पे कोई फोर्स ही नहीं लगेगा, तो v cos थीटा स्पीड से तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल वो पार्टिकल चलती रहेगी, क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं है, कोई फोर्स ही नहीं है तो अनएक्सेलरेटेड रहेगी, अनएक्सेलरेटेड है तो उसी चलती रहेगी। और दूसरा इस v का कंपोनेंट होगा v sin थीटा, और v sin थीटा क्या होगा? इस v के परपेंडिकुलर होगा, और ये v sin थीटा की वजह से ये सर्कुलर पाथ में जाएगी। v cos थीटा v के पैरेलल हो गया तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, v cos थीटा से तो बढ़ती जाएगी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, और दूसरा v sin थीटा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो गया, ये v sin थीटा इसको सर्कुलर पाथ दे देगा। तो अब पार्टिकल का पाथ कैसा होगा? सर्कुलर भी होगा और आगे भी मूव करेगा, ठीक है ना? समझ गए ना? सर्कुलर भी होगा और आगे भी मूव करेगा। कैसे जाएगा? ऐसे ऐसे जाएगा। उसको कहेंगे हेलिकल पाथ, जलेब्याकार, आगे भी मूव करेगा और सर्कुलर भी रहेगा। उसको क्या कहेंगे? हेलिकल पाथ, ठीक है ना? ऐसे ऐसे मूव कर देगा, छल्ला टाइप, ठीक है? तो अब आप देखिए कि इसको कहेंगे हेलिकल पाथ, ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा। बात समझ में? अब इस हेलिकल पाथ में दो बातें आपसे पूछता है, दो बातें पूछता है। एक तो टाइम पीरियड और दूसरा पिच ऑफ हेलिक्स, पिच ऑफ हेलिक्स। तो इस पिच ऑफ हेलिक्स का पहली बात तो पूछता है पाथ कैसा होगा, तो बता दिए हेलिकल पाथ होगा। फिर आपको पूछेगा इस हेलिकल पाथ का टाइम पीरियड क्या होगा, पिच, दो बात पूछता है। तो टाइम पीरियड तो आप समझ गए कि एक चक्कर, हेलिकल पाथ में चक्कर भी तो है, चक्कर भी है, आगे भी है, चक्कर भी है, ऐसे कर जाता है। तो अब बताइए कि एक चक्कर को मारने में इतना समय लगेगा, वही टाइम पीरियड होगा। ये तो आप स्पष्ट है, तो आप जान ही रहे हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन पिच ऑफ हेलिक्स एक नई बात है, ये आपको हम समझा रहे हैं। पिच ऑफ हेलिक्स का मतलब है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग वन कंप्लीट रिवोल्यूशन, यानी एक कंप्लीट गोल चक्कर मारने में कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चलेगा पार्टिकल, उसको कहेंगे पिच ऑफ द हेलिक्स। पिच ऑफ द हेलिक्स का मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल ड्यूरिंग वन कंप्लीट रिवोल्यूशन। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना चलेगा? हॉरिजॉन्टल तो चल रहा है v cos थीटा से, और ये कांस्टेंट है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही पिच ऑफ द हेलिक्स है, मान लीजिए d है, तो d बराबर स्पीड इनटू टाइम, और टाइम क्या होगा? टाइम पीरियड। टाइम क्या होगा? टाइम पीरियड। एक सर्कुलर पाथ का टाइम पीरियड, ये आपकी पिच ऑफ द हेलिक्स हो जाएगी, और ये निकालने के लिए आपको कई बार आता है। कहाँ से कहाँ तक वन कंप्लीट होगा? अब ये बेटा जैसे मान लीजिए कि एक से एक चक्कर यहाँ से यहाँ तक मारा, कंप्लीट हुआ, ये डिस्टेंस ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चल गया, उतना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चल गया चक्कर मारा, ठीक है ना? फिर आगे मूव करेगा, ठीक है? तो अब आप देखिए ये हो गया पिच ऑफ द हेलिक्स, कितना हो गया? v cos थीटा इनटू t। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? यस सर। अब एक आखिरी बात सुन लीजिए कि इस केस में जो सर्कुलर पाथ होगा उसका टाइम पीरियड, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका रेडियस, ठीक है ना?
जो कुछ भी निकालना है वो उसी तरीके से निकलेगा जिस तरीके से मैं आपको बताया था जब कोई चार्ज पार्टिकल एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली इंटर करती है। उस केस में रेडियस क्या आया था, mv/qb, ये रेडियस आया था। इस केस में आपको निकालना है तो रेडियस क्या क्या पुट कर देंगे, v की जगह पुट कर दीजिए v sin थीटा, mv sin थीटा qb। बात समझ में आ गई? बाकी फैक्टर्स वही रहेंगे, ध्यान से देख रहे हैं। और टाइम पीरियड उस केस में क्या आया था, ट्वाइस पाई m/qb, यही आया था ना, स्पीड पर डिपेंड नहीं था। तो इस केस में भी टाइम पीरियड वही होगा, क्योंकि स्पीड पर डिपेंड है ही, टाइम पीरियड स्पीड पर डिपेंड है हो ही नहीं रहा है, और फ्रीक्वेंसी भी वही रहेगी। इस केस में क्या चेंज हो जाएगा, हाँ, पिच और रेडियस, ठीक है ना, पिच और रेडियस ऑफ रेडियस दो चीज है। इतनी बात समझ गए आप लोग? बोलिए, ये एकदम क्लियर है? फ्रीक्वेंसी तो 1 बाय टाइम पीरियड होती है, टाइम पीरियड सेम रहेगा तो फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी, ठीक है ना। टाइम पीरियड कितना है, ट्वाइस पाई m/qb ही ना आया था, बोलो भाई, ट्वाइस पाई m/qb आया था ना, तो इसमें कहीं भी फैक्टर है ही नहीं, तो टाइम पीरियड भी कांस्टेंट रहेगा, फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट रहेगी, और रेडियस चेंज हो जाएगा, mv sin θ/qb। इतनी बात समझ गए सब लोग? एकदम क्लियर है? कट कर दीजिए।